बात करेंगे हम हमारे आज के सबसे पहले जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, विशाल वाघ सर हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। विशाल सर हेड ऑफ रिसर्च हैं बोनेंजा पोर्टफोलियो से। जुड़ते हैं विशाल सर से। विशाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग शिवानी। सर बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। आप जुड़े सुबह सुबह हमारे साथ। सभी जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सर, ये जो बैठक हुई है इसके बाद इसकी जो की हाइलाइट्स सामने आई हैं, तो देखा जा रहा है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो खुश दिखाई पड़ रही हैं सरकारी बैंकों से। तो ऐसे में आप इस पूरी चर्चा को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो सरकारी बैंक है उनके जो शेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले वक्त में? मैं शॉर्ट ड्यूरेशन की बात नहीं करूंगा यहाँ पे। एक लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से बैलेंस शीट बहुत अच्छी क्लियर हुई है पीएसयू बैंकों की। और जो भी गवर्नमेंट से हेल्प आउट मिलेगा या जो भी फंड साइड में रेज होंगे उससे पीएसयू बैंकों को लेंडिंग में मदद ही मिलने वाली है। और ये आने वाले दिनों के लिए पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो 3 साल के ऊपर का हॉरिजॉन रख रहे हैं, उनको मल्टीबैगर रिटर्न्स पीएसयू बैंक दे सकती है। स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये ऐसे कुछ काउंटर्स है जहां पे हम लोगों को बहुत अच्छा खासा राइज देखने को मिल सकता है। कैन बैंक भी उसी में आता है। तो जो बैलेंस शीट क्लियरेंस का काम हुआ है वो बेटर है और लॉन्ग टर्म अच्छे फ्यूचर का एक निशानी है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आप जो ये सरकारी बैंक है उन्हें पॉजिटिवली देख रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में ये अच्छा मुनाफा दे। सर, अभी आप ओवरऑल जो मार्केट है, जिस तरीके से उनकी बैठक में भी उन्होंने कहा कि सेक्टर स्पेसिफिक होने की जरूरत है, फिनटेक पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो वहां पे अच्छे मौके होंगे डेवलपमेंट के। तो ये जो सेक्टर स्पेसिफिक होके उन्होंने बात की है, एक्सपोर्ट की बात की है, तो इस पर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा? इसे किस तरीके से देख रहे हैं? नॉर्मली जब भी हम लोग इकोनॉमिक शॉक बोलते हैं, जैसे पैंडेमिक की बड़ा इकोनॉमिक शॉक था और ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी शॉक था, तो ये दरमियान बहुत सारे बिजनेसेस बंद होते हैं और बहुत सारे नए बिजनेसेस शुरू भी होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आईटी में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आया है, क्योंकि आईटी का रिलेवेंस या आईटी का जो हेल्प आउट नॉर्मल बिजनेस में या नॉर्मल लाइफ में क्या क्या हो सकता है, ये पैंडेमिक में हम लोगों ने जिया है। तो डेफिनेटली ये सेक्टर में आगे चल के बहुत सारे इनोवेशंस आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। स्पेसिफिकली मोबाइल का जो इनोवेशन है उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिसमें हम लोगों को रूट मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। ये जो चीजें हैं, ये आने वाली दिनों का पिक्चर है। ओके, तो आगे आने वाले जो पैंडेमिक की वजह से जहां पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है वो सेक्टर में डेफिनेटली देखना चाहिए। और वही रीजन है कि हम लोग आईटी में एक अच्छा खासा फोकस आते हुए देखा है पूरा। अगर हम पूरा पैंडेमिक का दौर भी देखें तो आईटीसी में एक आईटी सेक्टर में एक बहुत अच्छा रिलीफ हम लोगों को दिखा है। तो ये मैं जब तक रूट मोबाइल की बात करूंगा, रूट मोबाइल कहीं ना कहीं ये लेवल पे हम लोगों को इनिशिएट करना चाहिए जहां पे स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिलो 1600 होगा और टारगेट कहीं ना कहीं ऊपर में यहाँ से 2 गुना भी हो सकते हैं। ठीक ये है। लॉन्ग टर्म की बात मैं जब कर रहा हूँ तो मेरा हॉरिजन 1 ईयर के ऊपर का है। ठीक है, एक साल के लिए सर आप रूट मोबाइल कह रहे हैं 2% ऊपर तक का इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सर, आपने स्टॉप लॉस इसमें क्या बताया है? पहली बात, मैं 1 साल से बड़ा हॉरिजॉन बोल रहा हूँ। एक ठीक साल है। से 3 साल या 4 साल भी वो हो सकता है। ठीक है। और जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो 1600 के नीचे का रहना चाहिए। 1600 के नीचे अगर ये वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे दे तो ही ये इसमें से लॉन्ग टर्म डिलीवरी अपने को बेचनी चाहिए। नहीं तो ये लॉन्ग टर्म डिलीवरी मिल लेने के जैसा स्टॉक है, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजीज है वो एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज है जो आने वाला जो मोबाइल में यहाँ से जो जनरेशन आएगा उसका बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी रूट के पास अवेलेबल है और वो उस पर रिसर्च भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो आउटकम आएंगे वो बेटर आएंगे। ठीक है, तो आप 1 साल से 3 साल के हिसाब से आपकी राय रहेगी रूट मोबाइल पर। 1600 का सर ने स्टॉप लॉस बताया है।
अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरफ को जा सकते हैं। ठीक है सर। सर दूसरा हम बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर पर। जैसा कि आप आईटी सेक्टर के बारे में बता रहे हैं और हम भी कई वक्त से देखते आ रहे हैं कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें क्या कोई खास ऐसा, अब हम सेक्टर स्पेसिफिक अगर होके चलते हैं तो उसमें भी क्या कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसपे हम नजर रख सकते हैं? विप्रो तो वैसे ही बहुत अच्छा कर रहा है, उसके बाद टाटा स्टील भी बहुत अच्छा कर रहा है उसमें, तो ऐसे और अपॉर्चुनिटीज क्या हमको मिलेंगी? डेफिनेटली अभी भी आईटी सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बट एक लॉन्ग रन के बाद एक छोटा मोटा कंसोलिडेशन या करेक्शन जो 20-30% का हो सकता है, वो आने की उम्मीद रहेगी। कभी भी आ सकता है, ये लेवल पे भी आ सकता है, या यहाँ से 20-25% बढ़ने के बाद भी आ सकता है। एक ओवरड्यू करेक्शन आईटी सेक्टर में भी है, जहाँ पे वो आएगा। जब भी वो करेक्शन आएगा तो वो केस में बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अपने को देखने के मिलेंगे, जैसे इंटेलेक्चुअल डिजाइन हो गया, अरेना हो गया, आपका विप्रो हो गया, इवन एचसीएल टेक बहुत सालों के बाद ऊपर में चल रहा है, वो हो गया। उसके बाद कोफोर्ज है। तो देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स अवेलेबल हो रही है। टाटा एलेक्सी जैसा स्टॉक है। तो स्टॉक्स, आईटी के स्टॉक्स में भरमार बहुत सारी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है। बट एट दिस मोमेंट कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर एक ओवरबॉट जोन में है, और एक करेक्शन इसमें ड्यू है। एक करेक्शन के बाद डेफिनेटली आप आईटी सेक्टर में बाइक अपॉर्चुनिटीज ढूंढने चाहिए। एट दिस लेवल मुझे आईटी थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। ठीक है, तो अभी आईटी सेक्टर आपको कॉस्टली लग रहा है, थोड़ा सा करेक्शन के बाद वहां पे अच्छे मौके मिल सकते हैं, तो उस पर हमारे जितने भी दर्शक हैं वो नजर रख के चल सकते हैं। किम्मी शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं। वेरी गुड मॉर्निंग किम्मी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर ये तो हमने एक ओवरऑल राय आपकी ले ली है, अब हम जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं? निफ्टी आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? क्या कोई मौके हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त मार्केट में? निफ्टी में स्पेसिफिकली जो पिछले 2-3 दिनों में देखा गया है, मिड कैप और स्मॉल कैप की जो अच्छी खासी पिटाई हुई थी, उसमें से मार्केट ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक बाउंस बैक दिखाया। अगर ये रिलीफ रैली नहीं है और नए हाई लगने चालू हो जाते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है, जहां पे कहीं ना कहीं टारगेट ये 17,500 से 18,000 के भी हो सकते हैं। लेकिन एट दिस मोमेंट जो 17,000, 16,700, 16,780 तक के जो लेवल्स है, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस इसमें देखा गया है। प्लस आज एक्सपायरी भी है, तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी के हिसाब से वोलेटिलिटी भी रहेगा। और कल या नहीं, आज ही मेरे हिसाब से, आज शाम में नहीं, कल कल फेड का मीटिंग का अनाउंसमेंट आएगा। जो भी है फेड का गवर्नर की फेड से कम्युनिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे टेम्परिंग पे, और जो भी नेक्स्ट मीटिंग होगा वहां पे अपने को डायरेक्ट एक्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये चीज एक देखने लायक चीज होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि इंडियन मार्केट फंडामेंटल एज वेल एज लिक्विडिटी ड्रिवन है। ओके, क्योंकि हम लोग अभी भी इकोनॉमिक पैमाने पे इतने बड़ा इकोनॉमी नहीं है, या स्टॉक मार्केट अपना इतना बड़ा है नहीं कि जहाँ पे हम लोग एक सेटल्ड चीजें देखें। तो अवर मैच्योरिटी अभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं है उतना, और इक्विटी लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। अगर लिक्विडिटी टेम्परिंग शुरू होता है तो कहीं ना कहीं एशियन मार्केट से लिक्विडिटी आउटफ्लो होगा। हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि कैश बेसिस पे एफआईज कंटिन्यूअसली सेल करते जा रहे हैं, तो ये सेलिंग आगे आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है। अगर ये सेलिंग बढ़ जाता है आगे आने वाले दिनों में, तो हम लोग मार्केट को एक डीप आते हुए देखेंगे, जहां पे एक ओवरड्यू करेक्शन 10 से लेके 12% तक का आ सकता है। दैट विल प्रोवाइड अ स्मार्ट अपॉर्चुनिटी। तो जो हम लोगों ने जो कंसोलिडेशन एरिया देखा था 15,500 से लेके 15,900 तक का, ये एरिया कभी भी टेस्ट हो सकता है आने वाले दिनों में। और अगर ये एरिया के नीचे मार्केट नहीं जाता है, तो मार्केट में आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। ठीक है विशाल सर, पिछली बार जब आपकी और एलेक्स सर की बातचीत हुई थी तो वो वाला जो सेगमेंट था वो बहुत दमदार निकल के आया था, और बेशक हमारे बहुत से व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला था उस पर्टिकुलर आपके सेगमेंट से, कि किस तरीके से जब सारी चीजें सही से नहीं चल रही हैं या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब आपको किस तरीके से मार्केट में काम करना है। तो वो सारी चीजें आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमारी क्लियर कर दी थी। तो आज सर एक सवाल वैसा ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छे आप टीचर हैं हमारे स्टॉक मार्केट के।
सर हम देख रहे हैं आईपीओ की भरमार आ चुकी है, बहुत से आईपीओ आ रहे हैं। ऐसे में आज ही खबर आई है कि 50% जितने भी आईपीओ में इन्वेस्टर्स जा रहे हैं वो लिस्ट होने के बाद तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं अपना अमाउंट और प्रॉफिट निकाल के चलते बनते हैं। तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? ये हम मानते हैं कि हर आईपीओ अलग है, हर कंपनी अलग है, उसके फंडामेंटल्स अलग हैं, हमें सोच समझ के उसमें काम करना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छे आईपीओज भी आते हैं जिसमें लंबे समय तक के लिए जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टेड रह सकता है। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो एक नई साइकोलॉजी के साथ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं दोनों चीजों पे एग्री हूँ। पहली बात तो फंडामेंटल जितने भी हम लोग जानते हैं, फंडामेंटल के हिसाब से अगर स्टॉक अच्छा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें जरूर करना चाहिए। बट पर्सनली मैं ये चीज पे बिलीव करता हूँ कि जब भी आईपीओ आता है वो प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है। नॉर्मली जो प्राइस पे इशू होता है आईपीओ वो भी एक प्रीमियम प्राइस ही होती है, और उसके ऊपर अगर मुझे कहीं 30-35% का रिटर्न मिल रहा है, एनीथिंग विच गिव मी 40% अबव रिटर्न इन 10-15 डेज, अगर मैं उसको एनुअलाइज कर लूँ तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिटर्न हो जाता है। सिंपली आई कैन टेक 30% मल्टीप्लाई बाय 20 गोज टू 600%। अगर मुझे 10 दिन में कहीं भी 30 या 35% से बड़ा रिटर्न मिलता है तो डेफिनेटली वो रिटर्न मैंने बुक करना चाहिए, क्योंकि एनुअलाइज में उस चीज को करता हूँ तो बहुत बड़ा रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट वो है। अभी सेकंड पार्ट का आंसर देता हूँ कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक पिक कर सकते हैं। ये तो हम लोग नॉर्मली भी करते हैं, और नॉर्मली मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी में स्टॉक अवेलेबल है। अगर मैं एक बेसिक कोई फिल्टर लगाऊं तो कम से कम 1000 स्टॉक या 800 से 1000 स्टॉक मेरे स्कैनिंग में आ जाएंगे। वो 800 या 1000 स्टॉक में से अगर मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक पिक नहीं कर सकता हूँ तो आने वाले 30-40 आईपीओ में से क्या कर लूंगा? दैट इज माई सिंपल क्वेश्चन। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और जो नया आएगा वो भी नेसेसरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग डीमार्ट का आईपीओ अपने को 400 रुपए में आया था। डीमार्ट का भाव बहुत ऊपर है, लेकिन लिस्टिंग के बाद बहुत सारे मौके भी डीमार्ट में बाइंग के लिए मिले हुए हैं। 400 रुपए का स्टॉक में 350 का स्टॉक मेरे हिसाब से 700 के आजू बाजू लिस्ट हुआ, 100% का रिटर्न था। उसके बाद भी स्टॉक आगे चलते गया, लेकिन डीप मिले जहां पे री एंट्री मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि डीप नहीं मिलेंगे। और हाउ मेनी पीपल गॉट द आईपीओ इन अ लिस्टिंग, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत कम लोगों को जो अच्छे आईपीओज है वो बहुत कम लोगों को भी मिलते हैं। तो आप वो भी हिसाब से चीजों को देखिए कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से नेसेसरी नहीं है कि आपको अब आईपीओ लगे। तो मुझे यही कहना इसमें है कि अगर 30% 35% से ऊपर कोई भी आईपीओ आपको रिटर्न देता है तो उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और एक बार सेटल डाउन होने के बाद री एंट्री का उसमें सोचना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म होप्स रख के कोई आईपीओ अगर हम लोग लेके चले तो उसमें आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकता है। ग्लेनमार्क का एक आईपीओ हो गया, उसके बाद एक रेलवे का आईपीओ, आईआरएफसी का आईपीओ है। बहुत सारे आईपीओ ऐसे देखे हम लोगों ने कि जो डिस्काउंट में ही रहे हैं। इवन फॉर दैट मैटर एसबीआई लाइफ का भी आईपीओ देख लीजिए, इनिशियली थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिला, नीचे में बाय करने के लिए मिला। एसबीआई लाइफ बहुत अच्छी कंपनी है, आगे आने वाले दिनों में 15% सीएजीआर से ऊपर का रिटर्न ये देगी। तो नेसेसरी नहीं है कि मैं आईपीओ का ही स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए चॉइस करूं। अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चॉइस करना है तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है। अगर मुझे 30-35% कहीं भी शॉर्ट टर्म रिटर्न मिल रहा है तो मुझे वो बुक करना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलें और उसके बाद बहुत से फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, उसके हिसाब से हम आईपीओ में अगर जा रहे हैं तो ये सारी चीजों को हम कंसिडर कर लें। ठीक है सर। सर आज के लिए आपकी कोई खास रिकमेंडेशन रहेगी क्या हमारे व्यूअर्स के लिए, या फिर मैं जो भी हमारे व्यूअर्स के सवाल हैं उन पे आऊं?
मेरी मेटल स्टॉक जो देख रहा हूँ मैं, मेटल स्टॉक में ऊपर के लेवल पे हम लोगों को एक सेलिंग बनता हुआ दिख रहा है, एक सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो मैं मेटल में एट दिस मोमेंट आउट ऑफ द मनी कॉल बेचने की सलाह दूंगा। जैसे टाटा स्टील का कॉल जो है 1440 का कॉल, सितंबर सीरीज का 46 रुपीज में है, ये लेवल पे भी बेचा जा सकता है। 60 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में टारगेट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 10 से 15 रुपए के रहेंगे। ये एक 10 से लेके 15 दिन का ट्रेडिंग सौदा है। उसके ठीक है। बाद सेम चीज हिंदाल्को के साथ भी किया जा सकता है। ये दोनों स्टॉक मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश ट्रेंड में रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं पुट बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि रेंज शायद से बहुत छोटा रहने के चांसेस है। तो पुट के प्रीमियम उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। कॉल राइटिंग में ही इसमें पैसा मिल सकता है। ठीक है सर, तो आज की आपकी दो रिकमेंडेशंस में हिंडाल्को और टाटा स्टील, ठीक है।